राम राम नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग 2 अंकों वाले महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो यूपी बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। इन 4 सवालों में से 100% सवाल पूछे जाएंगे और इन चारों सवालों में से कौन सा सवाल आपको मिलेगा कोई ठीक नहीं है, लेकिन इन चारों सवालों में से कोई ना कोई एक सवाल जरूर आपको जो यूपी बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। 100% गारंटी है इस प्रश्नावली से, यानी कि प्रश्नावली 13 से। तो प्रश्नावली 13 से इन 4 सवालों में से कोई ना कोई जरूर जो है आपको यूपी बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। तो इसको आप लोग जरूर देखिए। और हमने जो है 1 अंक वाला सवाल देखिए, अब 1 अंक वाला सवाल आपका जो है बहुविकल्पीय में चला गया है। तो इस साल जो है बहुविकल्पीय प्रश्न 20 आएंगे मैथ में भी, और 20 को जो है OMR सीट पर देना है। ठीक है, अब इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए 2 घन है, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। प्रत्येक घन का आयतन, 2 घन है। 2 घन का मतलब लूडो छक्का के गोटी देखिएगा ना, लूडो छक्का के गोटी 2 घन है, माने 1 घन के टाइप का हो जाएगा लूडो छक्का के गोटी। तो इसमें कह रहा है कि 2 घन है जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। इसके संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है L इंटू बी इंटू, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2। देखिए सबसे पहले हम लोग सूत्र को जो है देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जो है सूत्र का पता होना चाहिए कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए। तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 कोष्ठ में L इंटू बी इंटू एल बी बी एच एच एल। ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो 2 LB BH, ठीक है, LH कहिए चाहे HL कहिए, ठीक है। अब देखिए चूंकि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हम लोगों को L चाहिए और B चाहिए, B चाहिए, H चाहिए, माने H B, माने हम लोग को क्या क्या चाहिए? घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हम लोग को चाहिए L का मान, B का मान और H का मान चाहिए, ठीक है। अब L B और H का मान हम लोग कैसे निकालेंगे? ठीक है, L B और H का मान कैसे निकालेंगे? अब इधर हम बताते हैं आपको कैसे निकालेंगे। देखिए कह रहा है 2 घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। तो देखिए 1 घन का आयतन जो है दिया हुआ है, घन का आयतन दिया हुआ है। घन का आयतन कितना है? तो 64 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यूब है। घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। घन का आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो घन का आयतन दिया हुआ है 64 घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका एक भुजा निकालेंगे हम लोग। घन का आयतन दिया हुआ है 64, आयतन दिया हुआ है 64, तो इसका एक भुजा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस घन के आयतन से जो है 64 से तुलना कर देंगे। घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब। घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब। अब समझ लीजिए कि भुजा का क्यूब दिया हुआ है 64, ठीक है। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? भुजा मान, भाई घन का भुजा मानते हैं कि ये है, तो इसका क्यूब करेंगे तो ये जो है 64 के बराबर होगा। तो इसका ये कितना होगा, यानी कि इसका एक भुजा कितना होगा, ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो इसका जो है 3 को इधर लाएंगे, माने घन को इधर लाएंगे तो ये जो है घनमूल हो जाएगा। तो 64 का घनमूल निकाल देंगे। 64 का घनमूल क्या निकालेंगे? तो देखिए ये 3 घात का होगा, रूट, ये रूट 3 घात का है, तो इसमें त्रिक जो लगेगा ना उसी को बाहर निकालेंगे। तो 64 है, तो 4 चौको 16 चौको 64 हो जाता है।
इसका त्रिक लग गया तो त्रिक लग गया तो 4 बाहर हो जाएगा। त्रिक लग गया मैंने 4 का त्रिक लगा तो 4 बाहर हो जाएगा। यानी कि ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर हो गया 4, ए बराबर कितना हो गया 4, ए बराबर हो गया 4। यानी कि घन की एक भुजा निकल गया कितना 4। अब देखिए कह रहा है कि घनों में प्रत्येक आयतन 64 घन के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घना बनाया गया। यानी कि 2 घन है और इनको जोड़ के एक घना, देखिए 2 घन है, मान लीजिए एक घन ए है, ठीक है, और एक घन जो है ए है, इन दोनों को मिला दिया गया है, दोनों को ऐसे मिला दिया गया है और इससे जो है एक क्या बनाया गया है, इससे एक जो है घना बना दिया गया है, इससे जो है इससे एक घना बना दिया गया है। तो घना बना दिया गया है इससे। तो अब जो है देखिए ये घना बन गया, अब घना बनाया गया है। अब देखिए इसका प्रत्येक कोण एक घन का एक भुजा कितना है 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 है, ये भी 4 है, क्योंकि घन की सभी भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। तो ये भी 4 है, अब ये भी 4 है, ये भी 4 है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये भी 4 है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये भी 4 होगा दूसरा घन में, ठीक है, ये भी 4 होगा, ये सब 4 होंगे, ये भी जो है 4 होंगे, यानी कि सब 4 होंगे। अब देखिए तो ये घना बन रहा है, तो घना का केवल लंबाई जो है क्या होगा बढ़ जाएगा, ऊंचाई वही रहेगा, ठीक है, ऊंचाई जो है क्या रहेगा वही रहेगा। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें तो इसकी लंबाई कितनी होगी, इस घनाभ की जोड़ दिया गया है, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, तो यल कितना हो जाएगा 8। अच्छा बी देखिए ये होगा आपका बी कितना होगा, तो आपका हो जाएगा 4, और बी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना होगा, ये जो है आपका ये ऊंचाई हो जाएगा, ये चौड़ाई होगा, ये आपका ये वाला एरिया ऊंचाई होगा, तो ये वाला एरिया ऊंचाई होगा, तो ऊंचाई भी कितना होगा 4 होगा, ऊंचाई भी कितना होगा 4। तो अब देखिए हम लोग आराम से जो है घन का लंबाई निकल, घनाभ का लंबाई निकल गया, चौड़ाई निकल गया, ऊंचाई निकल गया, तो आराम से हम लोग इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हम लोग लंबाई बराबर लिख सकते हैं 8, चौड़ाई बराबर लिख सकते हैं 4 और ऊंचाई बराबर भी 4 होगा, ठीक है। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे 2 एल बी, तो एल का मान है 8, बी का मान कितना है 4, धन में बी एच, बी का मान 4 है, एच का मान भी 4 है, धन में एच एल, एच का मान कितना है 4 है, एल का मान कितना है तो 8 है, गुणा कर देंगे। अब यहाँ 8 चौका 32, माना 2 यही सही रहेगा, 8 चौका 32 प्लस में 4 चौका 16 प्लस में 8 चौका 32, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए 32 32 64 हो जाएगा, अब प्लस में 16 प्लस में 16 और 2 हो जाएगा, फिर 16 6 4 10 के 0, 6 1 7 1 8, 80 हो जाएगा और गुणे 2, तो 80 दूना कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। तो 160 जो है वर्ग सेमी क्या होगा, वर्ग सेमी पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो स्क्वायर होगा, वर्ग सेमी, ओह यहाँ पे वर्ग सेमी लिख देंगे तो यहाँ पे वर्ग लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वर्ग सेमी हो जाएगा, वर्ग सेमी, यही आंसर हो जाएगा। तो 2 अंक में यही पूछ सकता है, और देखिए समझाने में टाइम लगा है, अगर आप लोग समझते हैं तो इसको जो है टाइम नहीं लगेगा। 2 घन है, फर्दर इसका जो है लंबाई बढ़ा देंगे 8 और बाकी बात जो है चौड़ाई ऐसे जो है फटाक से निकाल देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अब हम लोग जो है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, और अक्सर ये क्वेश्चन पूछा गया है और यही पूछना होगा तो पूछेगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा, बशर्ते कि आप लोगों को सूत्र वगैरह जो है विशेष रूप से याद करके रखना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो हम लोग को ये चीज़ सिद्ध करना है कि बेलन के आयतन का 2 गुना, बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात 2 गुणे बेलन का आयतन प्राप्त हो जाना चाहिए, 2 गुणे
बेलन का आयतन अगर हम लोग को प्राप्त हो जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि बेलन के आयतन का 2 गुना वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये सवाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको जो है ज़रूर देखिए। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जो है वीडियो को अगर आप स्किप कर देंगे तो सवाल बीच में समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमको कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि बेलन का आयतन का 2 गुना बेलन के वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। अब हम लोग जो है सूत्र हम लोग को पता होना चाहिए। हम लोग या सबसे पहले मान लेते हैं कि मान लीजिए ये बेलन है, तो इस बेलन में कोई ना कोई ऊंचाई होगा और इसकी त्रिज्या भी होगी। ठीक है, हम लोगों को पता नहीं है। ठीक है, हम लोगों को पता नहीं है कि इसकी त्रिज्या कितनी है और इसकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ऊंचाई इसका h है और त्रिज्या इसका कितना है, त्रिज्या यही होगा ये, त्रिज्या मान लेते हैं कि r है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग इधर लिख देंगे, माना बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या क्या है, r है तथा ऊंचाई h है तथा ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई h है। ठीक है, तो अगर हम लोग बेलन की त्रिज्या ज्ञात कर लिए r और बेलन की ऊंचाई ज्ञात कर लिए h, तो आराम से हम लोग बेलन की आयतन और बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कर सकते हैं। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन हो जाएगा पाई r स्क्वायर h होता है। आप लोग को सूत्र याद होना चाहिए अगर रिवीजन कर रहे हैं तो पाई r स्क्वायर h होता है। और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई r h होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, ये सभी सूत्र याद करके रखिएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है आपका हो जाएगा 2 पाई r h, 2 पाई r h हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि देखिए ये बेलन का आयतन हो गया, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब बेलन का यहाँ पे सवाल में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बेलन का जो आयतन का 2 गुना है, बेलन का आयतन का 2 गुना है, वह क्या है, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आधार की त्रिज्या। बेलन का यह पृष्ठीय क्षेत्रफल है और आधार की जो त्रिज्या है उसका गुणनफल करने पर बेलन के आयतन का ये 2 गुना हो जाता है। ठीक है, बेलन के आयतन का 2 गुना हो जाता है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार लिखेंगे। यहाँ पे सिद्ध हम लोग को करना है, तो सिद्ध क्या करना है, देखिए हम लोग को सिद्ध करना है कि 2 गुणे बेलन का आयतन होना चाहिए। ठीक है, यही हम लोगों को सिद्ध करना है। किसका गुणनफल, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसकी त्रिज्या का गुणनफल। तो हम लोग डायरेक्ट करते हैं, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और त्रिज्या का गुणनफल देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल वह वक्र पृष्ठीय या पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा त्रिज्या का गुणनफल। ठीक है, तथा त्रिज्या का गुणनफल देखते हैं कितना आता है। तो बेलन का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल है यही है ना, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r h, इसमें हम लोग गुणा कर देते हैं त्रिज्या से, तो त्रिज्या r है, तो ये कितना हो जा रहा है, इसमें अगर हम लोग गुणा करें तो 2 पाई r स्क्वायर h हो जा रहा है। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए
कि पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन होता है, यानी कि 2 गुणे बेलन का आयतन, यही ना बेलन का आयतन है, बेलन का आयतन प्राप्त हो रहा है। ठीक है, 2 गुणे बेलन का आयतन, यानी कि बेलन के आयतन का 2 गुना प्राप्त हो जा रहा है। कैसे? तो बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में आर से गुणा करने पर। ठीक है, यही हम लोगों को सिद्ध करना था, यही हम लोगों को सिद्ध करना था कि बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में अगर आर से गुणा कर दें तो क्या यह बेलन के आयतन का 2 गुना हो जाएगा? तो बेलन के आयतन का 2 गुना हो रहा है। ठीक है, यही हम लोगों को सिद्ध करना था। तो बस यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इति सिद्धम। क्या लिख देंगे? इति सिद्धम। ठीक है, यही हम लोगों को सिद्ध करना था। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोग को बस इतना ही देखना था कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका त्रिज्या से गुणा करने पर बेलन के आयतन का 2 गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बेलन के आयतन का 2 गुना आ जा रहा है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब इस पर डेली आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट लिखिएगा, नहीं लगे तब भी कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। एक धातु के ठोस गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। गोले को पिघलाकर एक समान आकार का तार बनाया गया है। यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर है तो तार का व्यास ज्ञात करना है। ठीक है, एक ठोस गोले का व्यास है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। गोले को पिघलाकर एक समान आकार का तार बनाया गया है। तार की लंबाई इतना है, तो तार का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? अब देखिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चाहे ठोस गोले का व्यास, देखिए आपका धातु कोई भी हो, आकार कोई भी हो, लेकिन जो है आपका जो है ये आयतन कभी नहीं बदलता है, उसका आयतन कभी नहीं बदलता है। ठीक है, तो देखिए एक धातु के ठोस गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। गोले को पिघलाकर, गोला है और गोले को पिघलाकर जो है समान आकार का जो है तार बनाया गया है। तार जो है कैसा बनेगा? बेलनाकार बनेगा। यदि तार की लंबाई दिया हुआ है तो तार का व्यास ज्ञात करना है। तो देखिए तार का व्यास हम लोगों को ज्ञात करना है। अब चूंकि गोले को पिघलाया गया है, या क्वेश्चन नंबर कितना है? ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका क्वेश्चन नंबर आपका 3 बता रहे हैं। अब इसका जो है क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक धातु के एक ठोस गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। गोले को पिघलाकर एक समान आकार का तार बनाया गया है। यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर है तो तार का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको भी जरूर देख लीजिए। अब इसको इधर जगह नहीं है तो हम लोग इस पर करते हैं इसको। ठीक है, तो इसको जो है इस पर करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक ठोस गोला है जिसका व्यास दिया हुआ है। गोले का व्यास हम लोग को दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। तो गोले का यहाँ पे हम लोग को व्यास दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग जो है गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर दिया है। अगर गोले की त्रिज्या आर हो, यानी कि गोले का त्रिज्या निकालते हैं हम लोग, आर बराबर कितना हो जाएगा? तो 6/2 हो जाएगा, 2 3 6, यानी कि 3 सेंटीमीटर हो जाएगा गोले का व्यास। अब दोस्तों आप लोग को ये पता होना चाहिए कि कोई भी ठोस है, कोई भी आकृति है, उसको पिघला कर अगर दूसरा कोई आकृति बनाया जाता है तो आयतन में कोई कमी नहीं होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि गोले को पिघलाकर समान आकार का तार बनाया गया है। तार की लंबाई दे दिया हुआ है, तार की लंबाई दिया हुआ है, तार का लंबाई दे दिया गया है। तार की लंबाई बराबर कितना है? 36, और यही जो है ऊंचाई भी हो जाएगा, तार की लंबाई ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, तो तार का व्यास ज्ञात कीजिए। हम लोग को ज्ञात क्या करना है? तार का व्यास ज्ञात करना है।
तार का व्यास का मतलब इस तार का जो है मैंने त्रिज्या का 2 गुना ज्ञात करना है। ठीक है, तार का व्यास का मतलब त्रिज्या का 2 गुना, तो कैपिटल आर ले लेते हैं। कैपिटल आर का 2 गुना तार का व्यास आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग को ये 2r ज्ञात करना है व्यास। ठीक है, तो r ज्ञात हो जाएगा तो उसका 2 गुना कर देंगे तो व्यास ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं क्या कि है गोले की त्रिज्या हो जाएगा, गोले का त्रिज्या r है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये तार बना रहे हैं तो तार क्या होगा, बेलन के आकार का होगा। तार क्या होगा, बेलन के आकार का होगा ना तार। तो ये जो बेलन का जो आयतन होगा उस माने इसको तार बनाइए, जैसे जैसे गोले का जो आयतन है उस आयतन से अगर तार भी बना दिया गया तो इस तार का आयतन भी क्या होगा, गोले के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, इस तार का आयतन भी क्या होगा, तो गोले के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग गोले का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। और गोले का आयतन ज्ञात करके, गोले का आयतन ज्ञात करके तार के आयतन से बेलन के आयतन से तुलना कर लेते हैं। ये मान के चलिए आपका गोला है जिसमें 2 त्रिज्याएं हैं, वो क्या होता है, गोला होता है। ठीक है, तो ये आपका गोला है। ठीक है, तो जो गोले का आयतन होगा वह जो है क्या होगा, बेलन के आयतन के बराबर होगा। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि डायरेक्ट करते हैं हम लोग, गोले का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन के आयतन, बेलन का आयतन एक बराबर होंगे, क्योंकि गोले को पिघलाकर ये तार या बेलन बनाया गया है। ठीक है, इस तार को हम लोग, तार को बेलन समझते हैं, तार का मतलब बेलन। ठीक है, क्योंकि तार का जो है हम लोग क्षेत्रफल निकालना नहीं जानते हैं, लेकिन बेलन का आयतन, वही बेलन का आयतन निकालना जानते हैं। तार का आयतन निकालना नहीं जानते हैं, चूँकि तार बेलनाकार है वो है, तो इसलिए हम लोग बेलन का आयतन से तुलना कराएंगे। तो गोले का आयतन क्या होता है, तो 4/3 पाई और r का स्क्वायर, पाई r स्क्वायर ये h होता है। बेलन का आयतन 4/3 पाई r स्क्वायर, 4/3 पाई r क्यूब होता है। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है। ठीक है, ऊंचाई नहीं रहेगा इसमें, दोनों त्रिज्याएं जो है 2 त्रिज्याएं हो जाती है तो पाई r क्यूब हो जाता है। अब बेलन का आयतन क्या होता है, तो पाई r स्क्वायर h होता है। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r का स्क्वायर और इसमें h हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग बेलन का त्रिज्या कैपिटल R लिए हैं। ठीक है, बेलन का त्रिज्या हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि बेलन का त्रिज्या कैपिटल R है। बेलन का त्रिज्या बराबर कैपिटल R है। ठीक है, तार बेलन का त्रिज्या क्या है, हम लोगों को लेना है, कैपिटल R लिया है तो कैपिटल R का स्क्वायर h हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 4/3 पाई को पाई ही रहने देते हैं और r, अब चूँकि गोले का त्रिज्या हम लोग 3 सेंटीमीटर निकाल रखे हैं तो यहाँ जो है 3 गुणे 3 रख सकते हैं। इधर पाई है और r का स्क्वायर ही रहेगा। और देखिए यहाँ पे जो है तार का लंबाई दे रखा है, तार का लंबाई 36 है तो लंबाई ही ऊंचाई होगा, तो यहाँ पे हम लोग 36 भर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो देखिए पाई से पाई कैंसिल कर देंगे। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल कर देंगे और इसमें से 3 को 3 काट देंगे। अब हो जाएगा 4 गुणे 3 3 के 9, तो 4 गुणे 9 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, r स्क्वायर, और गुणे 36 है तो 36 को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा बट्टे में। चलिए यहाँ पे एक स्टेप कर लीजिए, 36 हो गया। अब हम लोग 36 को इधर लाएंगे तो 4 गुणे 9 और बट्टे 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा r स्क्वायर। ठीक है, अब 9 चौका 36, 4 से 4 कैंसिल, यानी कि ये आपका हो जाएगा 1।
क्यों? जिसकी ये 9 चौका 36 होगा, 36 का 9 36, ठीक है, 1 आएगा, ठीक है। चाहे पूरा पूरा कटने का मतलब 1 होगा, तो आर स्क्वायर बराबर 1, तो इसको इधर करेंगे तो रूट में 1 हो जाएगा, तो आर बराबर 1, और अंडर रूट 1 का रूट 1 होता है, ठीक है। तो आर बराबर कितना आ गया? 1। तो इसका व्यास निकालना है, तो व्यास बराबर क्या होगा? त्रिज्या का दोगुना होता है व्यास। तो आर बराबर है 1, तो व्यास बराबर कितना होगा? तो व्यास बराबर 2r हो जाएगा, ठीक है। तो 2r, तो r का मान कितना है? 1, तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2। तो इसका व्यास कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। इसका व्यास कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो अब इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, ये आप लोगों को सूत्र याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं इसका। एक शंकु है और इस शंकु का हम लोगों को जो है ऊंचाई दे रखा है, त्रिज्या दे रखा है, ठीक है। इस शंकु का त्रिज्या दे दिया है ABC, एक शंकु है, इसका त्रिज्या दे दिया है 3.5 और ऊंचाई दे दिया है कितना? ऊंचाई दे दिया है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तिरछी ऊंचाई क्या होगा? क्वेश्चन मार्क है। तो तिरछी ऊंचाई बराबर हम लोगों को सूत्र पता होना चाहिए। अगर आप लोग रिवीजन कर रहे हैं तो सूत्र जरूर देखे होंगे। तो सूत्र इसका क्या होगा? तो सूत्र होगा r का स्क्वायर धन h का स्क्वायर। तो अंडर रूट में r का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 3.5 का स्क्वायर करेंगे, आधन में h का स्क्वायर का मतलब 12 का वर्ग करेंगे, ठीक है। तो इसका वर्ग करेंगे 3.5 का, तो ये कितना हो जाएगा? अब देखिए, 3.5 का वर्ग करेंगे तो 3.5 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 12 25, 12 25 यानी कि 12.25। 112 का वर्ग करेंगे तो 12 बराबर 144 हो जाएगा। अब 144 और 12.25 जोड़ेंगे तो 144 और 12.25 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा? जोड़िए ना इधर, 144 0 और 12.25, तो हो जाएगा 2 5 4 2 6 4 1 5, 156.25, कितना हो जाएगा? 156.25। इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे आप लोग तो जानते हैं कितना होगा? वर्गमूल निकाल देते हैं ताकि थोड़ा सा आप लोगों को जिसको नहीं आता होगा वर्गमूल का भी आइडिया निकल जाएगा। तो वर्गमूल निकालते हैं 156.25। देखिए, दशमलव के इधर वाले अंक का इधर से जोड़ा और दशमलव के इधर वाले अंक का इधर से जोड़ा लगाते हैं, ठीक है। तो हम लोग जोड़ा लगा दिए, ठीक है। एक बचा तो एक में क्या करेंगे? भाग देंगे। तो एक में भाग देने के लिए एक लेंगे तो एक एक का नाम 1 हो जाएगा, तो एक एक का नाम 1 हो जाएगा। एक में से एक घटाएंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 और 6 उतार लेंगे, एक एक को जो है जोड़ लेंगे तो एक एक 2 हो गया। और फिर 2 यहाँ कोई ऐसा अंक लें ताकि 56 में भाग चला जाए। तो ये अगर 2 लेते हैं तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 44 हो जाएगा। 3 लेंगे तो 3 3 9 और 3 दूना 6 हो जाएगा, तो अधिका हो जाएगा। तो यह 2 लेना पड़ेगा, यानी कि 2 से भाग जाएगा। तो 2 लेंगे तो 2 से 2 में पहले गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 होगा, फिर 2 दूना 4 हो जाएगा। अब 6 में से 4 जा 2 हो जाएगा, 5 में से 4 जा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम दशमलव वाला अंक उतारेंगे तो दशमलव लगा देंगे और फिर 2 5 उतार लेंगे, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका 12 25 और 2 2 4 जोड़ लेंगे, 2 2 4 और 2 के 2 उतार लेंगे।
अब ऐसा जो है अंक लेंगे ताकि जो है 1225 आ जाए या इससे कुछ कम है। तो लास्ट में 5 है तो 5 से जाना चाहिए, तो ये 5 ले लेंगे। ठीक है, अब 5 से गुणा करेंगे तो पहले 5 से गुणा करेंगे तो 5 पहले 25 के 5 हासिल 2, 5 को 20 और 22 के 2 हासिल 2 और 5 दूना 10 2 12। ये पूरा पूरा कट गया, यानी कि 12.5 आ जाएगा। ठीक है, तो तिरछी लंबाई क्या हो गया 12.5। ठीक है, ये एल का मान हो गया, यही आंसर हो जाएगा। तो पूछना होगा दोस्तों, तो यही 4 सवालों में से कोई एक पूछ देगा। ठीक है, इस प्रश्नावली से 2 अंक में। तो इन चारों सवालों को अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।